जी हाँ, सो लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, यानी कि विद्युत विभव। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, डायमेंशनल फार्मूला। और हमने केस स्टडी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, हमने केस स्टडी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की, और तमाम तरीके की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ी हुई बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में सीखी। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कुछ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, साथ ही साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैसे ज्ञात किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, संधारित्र के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सो आप हैं मिशन CVT पर, आप देख रहे हैं मास्टर्स ऑफ साइंस, मैं हूँ अभिषेक शर्मा। चलिए सीखते हैं आज फिर से कुछ नया। सो अगर हम बात करें, आपके पास अगर कोई वेसल हो, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है। सो उस ग्लास की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ ना कुछ क्षमता होगी लिक्विड को स्टोर करने की। वो कितनी लिक्विड स्टोर कर सकता है, हो सकता है वो 250 ml को स्टोर कर सके, हो सकता है वो 500 ml लिक्विड को स्टोर कर सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक मैच बॉक्स को देखें तो उसमें मैच स्टिक्स यानी कि माचिस के डिब्बे में जो माचिस की तीलियाँ हैं, वो भी मैक्सिमम कितनी तीली आ सकती है, उसका कुछ क्वांटिटी होता है, फिक्स क्वांटिटी की वो माचिस का डब्बा कितनी तीलियों को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ों की स्टोरिंग पावर होती है, यानी कि एक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट को अपने अंदर स्टोर करने की। जैसे कि एक गैस सिलेंडर, अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर है तो उसमें 21 लीटर्स, और अगर मान के चलिए घरेलू है ना, सो उसमें 14.5 यानी कि 14.5 किलो के गैस उसमें स्टोर की जा सकती है। ऐसे ही हर एक वेसल का, हर एक चीज़ का अपना एक कैपेसिटी होता है चीज़ों को स्टोर करने का, ठीक है। सो अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो किसी कंडक्टर यानी कि चालक, जो कि विद्युत के सुचालक हों, जिससे आवेशों का आना जाना हो सके, ठीक है, यानी कि चार्जेस जिसमें से होके जा सके, ऐसे कंडक्टर्स अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकें तो स्टोरिंग की जो कैपेसिटी होगी वही उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको चीज़ समझ में आएगी। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, कैसा चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इसलिए नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करने का आपके पास कैपेसिटी अगर हो किसी भी कंडक्टर के अंदर, सो वो कैपेसिटी जितनी होगी उतना उसका कैपेसिटेंस वो कहलाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर देखें, सपोज कीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जीरो चार्ज है, अभी इस कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स पे इधर इधर कोई वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए। मान के चलिए 2 वोल्ट अप्लाई हमने किया। सो वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एक सिरा इसका हाई वोल्टेज पे हो जाएगा, पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा, एक सिरे का पोटेंशियल घट जाएगा। पोटेंशियल बढ़ने और घटने का क्या मतलब है, ये आप लास्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई। उसी तरीके से इस वाले एंड पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल लो हो जाएगा। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच में चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। तो जितना इसके अंदर चार्ज का चेंजेस आया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जितना चार्ज का डिफरेंस आया, ठीक है, उसके रेशियो को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। सीधी सीधी भाषा में बोलें कि अगर इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएं तो इसके अंदर चार्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है वो उसके सिरों पे, उसके एंड्स पे अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज डिफरेंस हम बढ़ाएं, है ना, अगर ये ऊंचाई को घटाएं बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अंतर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा गया इट इज़ डिनोटेड बाय C। कैपेसिटेंस को हमेशा C से डिनोट किया जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ओके। सो अगर यहाँ से हम इस जो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएं तो सबको पता है कि एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। सो यहाँ पे जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमने C एक कांस्टेंट लगाया और उसी C को बोला कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू Q/V, एक बेसिक फार्मूला है, बहुत ही जनरल फार्मूला कि अप्लाइड वोल्टेज और चार्ज में चेंजेस जितना आ रहा है उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो बहुत ही सिंपल सी बात है।
अब अगर देखिए इसका भाई कैपेसिटेंस है किसी भी पार्टी का, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, सो उसका कुछ यूनिट भी होगा, मेजरमेंट भी होगा जब कैपेसिटी की बात हो रही है। सो देखा जाए तो यूनिट क्या होता है, यहाँ वाले फॉर्मूला से देखें तो चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, ठीक है। सो कूलम पर वोल्ट, और इसी को एक और नाम दिया गया है, वो नाम है फैरड, ठीक है। सो फैरड में माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड, मिली फैरड है ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे और यूनिट्स हम यूज़ में लाते रहते हैं, ठीक है। अगर माइक्रो फैरड हुआ, 1 माइक्रो फैरड अगर हुआ, माइक्रो फैरड हुआ, सो वो 10⁻³ फैरड के बराबर होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद नहीं, सॉरी, माइक्रो फैरड हुआ अगर तो 6 के बराबर होगी, मिली फैरड होगा तो 3 के बराबर। माइक्रो के बाद नैनो फैरड होता है, नैनो फैरड में 10⁻⁹ फैरड के बराबर होगी। इसी तरीके से पीको फैरड होता है, पीको फैरड, अगर पीको फैरड होगा तो 10⁻12 फैरड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, माइक्रो, नैनो, पीको, ठीक है। सो ये सब जानने की बातें हैं, बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो क्या, डायमेंशनल फार्मूला, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है कैसे, 1242, ऐसे याद रखना है, 1242, पहला 2 माइनस और दूसरा 2 प्लस, और कैसे MLTA, M⁻⁻1, L⁻⁻2, T⁻4, A⁻2, और इसको जनरली आप निकालना भी चाहे तो कूलम के लिए क्या होगा, 80 होगा, 80 होगा, ऊपर 80 हो गया। वोल्ट के लिए क्या होता है भाई, वोल्ट के लिए क्या होता है, V = क्या होता है बताइएगा, V = क्या होता है, Q/R होता है। फिर वहाँ पे कूलम अपॉन, बताइए, कूलम अपॉन डिस्टेंस होगा, साथ ही साथ फोर्स भी होता है, ठीक है। सो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वोल्ट के लिए जो होता है वहाँ से मिला जुला के आपको क्या मिल जाएगा, वोल्ट के लिए होगा mL⁻2 T⁻2, ठीक है। और वहाँ से अगर आप यहाँ पे T⁻3 होगा, जब उन तीनों को आप मिला के ऊपर ले जाएंगे सो आपको क्या मिल जाएगा, mL, m⁻⁻1, L⁻2, T⁻4 और A⁻2, ठीक है। सो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। आइए देखते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो सकता है। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है ये एक स्फेरिकल फॉर्म में है, लगभग स्फेरिकल, कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, बट कुछ लोग बोलते हैं ओवल है, ठीक है। सो ओवल को भी हम अप्रॉक्सीमेटली हम इसको मान सकते हैं कि ये स्फेरिकल है, और हमारा अर्थ एक बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इसीलिए हम इसको एक ग्राउंड और एक न्यूट्रल वायर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसलिए एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, सो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना बेहद ही आसान है, इतना आसान जितना कि मलाई को चम्मच से उठा के खाना, ठीक है। सो अगर सपोज करें कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास है जिसका रेडियस समथिंग r है, मान के चलिए जिसका रेडियस क्या है, r है। ये एक हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस r है। सपोज कीजिए कि इसको, अच्छा अब बताइए अगर हमको कैपेसिटेंस C निकालना है, सो फॉर्मूला क्या निकाला हमने, Q/V, यानी कि चार्ज देने पर पोटेंशियल में क्या डिफरेंस पैदा होता है उसी के रेशियो को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब मानिए इसको एक Q चार्ज इसको दिया गया, ठीक है, इसको चार्ज किया गया, +Q चार्ज इसको दे दिया गया। सो जैसे ही +Q चार्ज दिया जाएगा इसके पूरे सरफेस पे ये यूनिफॉर्म तरीके से ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्म तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सो पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल से सरफेस हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सो इसके सरफेस पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। वो पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, फॉर्मूला जाइए विद्युत विभव वाला वीडियो देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, वो जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो क्या होगा, 4πε0 q/R, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इसको Q चार्ज देने पर, और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये सारी बातें अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं सो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। अब देखिए हमको कैपेसिटेंस निकालना था उस कैपेसिटर का, उस कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। सो C = क्या होता है, Q/V Q/V की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करें, V की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें सो क्या होगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ छूट गया, अगर ये पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, सो ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। सो यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये सारी क्वांटिटी चली जाएगी ऊपर। ठीक है, सो बनेगा क्या, C इज इक्वल टू क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन ये जो Q है, ये जो Q है नीचे बचा वाला, ये Q नीचे रह जाएगा। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ये फार्मूला है एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ये फार्मूला है एक स्फेरिकल कंडक्टर जो कि आइसोलेटेड है, किसी और कंडक्टर से वो जुड़ा हुआ नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, विलगित, किसी भी चीज़ से हटा हुआ, मतलब कि बाहर के परिवेश से जिसका कोई जुड़ा ना हो। सो वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 आप रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.88 इंटू 10⁻34 रख सकते हैं आप। उसी के साथ साथ के की भी प्रिसाइज वैल्यू होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह पे क्या हो, वैक्यूम या एयर हो, तो के की वैल्यू 1 रख सकते हैं। और आर जो है ये आपका हो जाएगा रेडियस स्फीयर का। सो जो अर्थ का रेडियस है, सब कुछ आप इस पर पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 712 फैरड आपका कैपेसिटेंस होता है किसका, धरती का, 712 फैरड। ठीक है, 712, कहीं कहीं 716 भी रहता है तो आप उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको कैलकुलेशन करने पे मिल जाएगा। सो ये चीज़ समझ लिया अगर हमने। सो अब हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर क्या होता है, जिसको कि हम बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र की परिभाषा क्या है और संधारित्र का काम क्या है। जी हाँ, सो अगर बात करें कैपेसिटर की तो नाम से ही पता चलता है कि कैपेसिटी को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना सकें जिससे कि कंडक्टर की जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी कि एक शब्द में कहें तो कैपेसिटेंस, उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकें अपने मन मुताबिक। सो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे गैजेट को, ऐसे यूनिट को हम बोल सकते हैं कैपेसिटर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसके डेफिनेशन में, कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स इन सच अ वे दैट इट्स कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। कहा गया है कि 2 कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे हम उसके साइज़ में या उसके शेप में बिना चेंज किए हम उसकी कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकें। सो ऐसे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर जनरली कई टाइप्स का होता है, उसमें यूज्ड दोनों कंडक्टर के शेप के आधार पर उनका नाम होता है। सो अगर प्लेट हों तो पैरेलल प्लेट बोला जाता है, अगर स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल कंडक्टर्स भी बोला जाता है। इसी तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर्स बोला जाता है। ठीक है, सो ऐसे कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो एक बार इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग प्लेट्स लगे हुए हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि निगेटिव वाला चार्ज जो है वो ग्राउंडेड है। अगर प्लेट्स का एरिया जो है वो A होता है, इन दोनों के बीच में एक डिफिनिट और बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, स्मॉल d। ठीक है, ये आपका वोल्टेज अप्लाइड है, ये चार्जेस हो गए। इसी टाइप का कुछ कैपेसिटर हमारा दिखता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। जो फैक्टर्स किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, यानी कि उनको चेंज करने से इसकी कैपेसिटी भी चेंज होगी कैपेसिटर की, उन फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केस स्टडी है और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, सो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सो अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो यहाँ पे 3 बातें निकल के सामने आती हैं। जैसा कि पिछला जो हमने बनाया था कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, इस पर ये पॉजिटिव और ये दूसरा प्लेट जो था ये कुछ निगेटिव सा था, चार्ज इस पर प्लस क्यू था, इस पर माइनस क्यू था, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d था, है ना, और इसका एरिया मैंने A लिखा था ऑलरेडी। ठीक, सो ध्यान से देखें अगर, तो 3 बातों पे निर्भर करता है। ऑल्दो द फॉर्मूला ऑफ C इज़ Q/V, लेकिन C इज इक्वल टू Q/V होता है। जो कैपेसिटेंस है वो आवेश और
पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, ना ही किसी चार्ज पे ना ही उसके पोटेंशियल पे। ये डिपेंड करता है तो किस पे, ये डिपेंड करता है तो दो तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स जो हैं, ठीक है, उनकी एरिया पे ये डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग प्लेट्स। जो दोनों प्लेट है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं, ठीक है, पैरेलल है तो ओवरलैप नहीं समझ सकते हैं एक तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सो उनके ओवरलैपिंग प्लेट की एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एरिया बढ़ा दे, यानी प्लेट्स का जो साइज़ है उसका एरिया बढ़ा दे, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा उस कैपेसिटर का। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा भाई, देखो ज़्यादातर केसों में हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही चीज़ यहाँ भी है, कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस घट जाएगा और घटाएं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है, ये बात भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। जो भी मीडियम हो, अगर उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम K मान के चलें, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए। अगर वो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा कि जिस मीडियम में चार्ज फ्लो कर ना सके, ठीक है, क्योंकि अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तो वो कंडक्टर हो जाएगा, और जैसे ही कंडक्टर होगा तो दोनों प्लेट्स को वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो कैपेसिटेंस उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों ही प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, तो अगर इनको हम डायरेक्टली किसी मीडियम से बीच से कनेक्ट कर दें तो प्लस वाले को माइनस वाले खत्म करके नेट चार्ज हो जाएगा 0, और 0 जैसे ही हो जाएगा, वैसे भी एक कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, लेकिन इस टाइम में क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। सो वो हम करना नहीं चाहते, एक दूसरे को ख़त्म तो करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक दूसरे को ख़त्म नहीं करना चाहते तो उसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ही रखना पड़ेगा, और अगर उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, कैपिटल K हो, तो उसके हिसाब से C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। जितना अधिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। सो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समय बचाना है तो, और अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लीजिए। सो अगर हम बात करें वो जो तीनों कंडीशंस थी, जो तीनों फैक्टर्स थे जो कि एक कैपेसिटर को कि कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते थे, अगर उन तीनों की हम बात करें तो हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छी बात पता चलेगी। जैसे हमने स्फेरिकल यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल का स्फीयर का हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होता है, उसी तरीके से हम कैपेसिटेंस देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पहले दो फिगर्स मैंने बनाए कैपेसिटर के, सेम वही है, ठीक है। दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द सर्फेसेस, दो प्लेट्स हैं ऐसे, ये और ये, ठीक है। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है ये, और वो डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा, एक पे चार्ज +Q होगा और एक पे चार्ज -Q होगा। दोनों का जो एरिया होगा सेम होगा, A, कुछ भी हो सकता है वो एरिया, ठीक है। और ये ऐसे कुछ वोल्टेज हो सकता है क्रिएट करे, पोटेंशियल क्रिएट करे, ठीक है, और ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस हमको निकालना है तो पिछली तीन बातों का अगर गौर करें तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था एरिया के, ठीक है, एक तो ये था। C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K था, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम था उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये था ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यही था तीन चीज़। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग ईच द इक्वेशन, ये मान लो अगर 1, 2 और इसको 3, तीन इक्वेशन अगर हम बनाएं, तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो क्या मिलेगा हमको, C इज़ प्रोपोर्शनल टू KA बाई D। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो एक फार्मूला बन ही गया, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमको हमेशा खलता है, अजीब लगता है, ठीक है, ऐसे करके मुंह बना खड़ा रहता है, तो इसको हटाना बड़ा
ज़रूरी है, ठीक है। देख रहे हो ना, देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है। इक्वल की बात हो, बराबरी की बात हो तो मज़ा आता है ना। अभी कुछ ऊंचा नीचा है तो उसका मज़ा नहीं आता है। सो यहाँ पे बराबरी की बात करने के लिए जैसे ही हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल में चेंज करेंगे, एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा के ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होगा जो कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल के आता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, किसके लिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही इजी, इतना इजी है ना, मैं बता रहा हूँ खुद आपको, पूरे 12th का ही नहीं, आप फिज़िक्स को अगर मज़े से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो बीएससी कर लें, ग्रेजुएशन के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे उतना ही मज़ा आएगा जितना कि आज मज़ा आ रहा है और जितना कि इसको पढ़ने में मज़ा आता है। बस चीज़ों को अपने दिमाग में बर्डन नहीं बनने देना है, ठीक है। चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ सोचना नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका माइंड रिएक्ट करता है। अगर आप इसमें इंजॉय करना शुरू करेंगे, इसमें मज़े लेना शुरू करेंगे, तो ये आपको मज़ेदार ज़रूर लगेगा, ठीक है। और रिसर्च में तो और ज़बरदस्त मज़ा आता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर सकता। अदरवाइज़ इतनी बेहतरीन कॉस्मस की थियरीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अभी तो हमने गॉड पार्टिकल को खोज लिया, हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक होने की, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में बहुत सारी इवोल्यूशंस की, है ना। रोज़ रोज़ नए नए चीज़ों के जो हैं इन्वेंशंस हो रहे हैं, कुछ चीज़ें नई नई खोजी जा रही हैं, कुछ थियरीज़ को डेवलप किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को और ज़्यादा मॉडर्न बनाया जा रहा है। सो अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो इतना मज़ा और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है जो कि बयां करने लायक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल फिजिक्स आपके सामने ही दिख रहा है कि कितना ईजी है। 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट को अगर हम पकड़ के चलें तो कोई प्रॉब्लम कभी भी होने वाली नहीं है। फिलहाल ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला को आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं आगे। सो अगर बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, तो ज़रूरत क्यों पड़ेगी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। बहुत सारे कैपेसिटर हमारे पास होंगे और अलग अलग कैपेसिटर को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ताकि हम मिला जुला के कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा सकें, ठीक है। अभी जैसे कि हमने बात किया था कि दो प्लेट्स, दो कंडक्टर्स को ऐसा अरेंज करें कि उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए बिना उनके शेप को चेंज किए, ठीक है। सो यहाँ पे कंडक्टर का काम ही यही है कि कैपेसिटी को घटाना और बढ़ाना है, ठीक है। सो यहाँ पे कैपेसिटी को घटाने और बढ़ाने के लिए और वांटेड अपने मन माफिक, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं। सो कंबाइन करने का दो तरीका है, एंड टू एंड कंबाइन करें या तो, ठीक है, एंड टू एंड कंबाइन करें या तो हेड टू टेल और टेल टू हेड, ठीक है। सो यहाँ पे एक मेथड जिसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरा मेथड जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि पहले कैपेसिटर का दूसरा एंड दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड से, उसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर का दूसरा एंड तीसरे कैपेसिटर के पहले एंड से जुड़ेगा और तीसरे कैपेसिटर का दूसरा एंड एक तरफ और पहले कैपेसिटर का पहला एंड दूसरी तरफ। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अगर सपोज करें कि इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3 हो और कंबाइंड कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो C हो, ठीक है, तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। सो V1, V2, V3 तीन अलग अलग वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। अगर जनरली हम देखें सो V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, बिकॉज V क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें पिछली की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए सो V इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाई C होता है। सो अगर इस चीज़ को पुट करें V इज इक्वल टू Q बाई C को, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा Q बाई C, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। कैसे, V1 क्या है, वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर द एंड ऑफ कैपेसिटर 1 C1। सो यहाँ पे Q बाई C1 हो जाएगा। चार्ज कितना कितना है भाई, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो अल्टीमेटली चार्ज कितना है, Q। चार्ज तो चेंजेस हो नहीं रहा है। सो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अगर Q कॉमन निकाल लें हम, अगर Q यहाँ से हम कॉमन निकाल लें तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ये हो जाएगा। इस Q से इस Q को कैंसिल करें तो अल्टीमेटली हमको फार्मूला क्या मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, द टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके पास कैपेसिटर हों सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर्स की, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर्स की, सो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई
C2 और इसको फर्दर और सॉल्व करें सो C1 C2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। और अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसको पलट दें, तो क्या फाइनली मिल जाएगा C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर 2 कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला है, अगर 2 से ज़्यादा कैपेसिटर है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपकी मर्जी हो तो आप पेन कॉपी से इसको उतार लीजिए जल्दी से। फिर देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, सो अब देखते हैं दूसरा तरीका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ही बेहद इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे बस चेंजेस इतना है कि जो भी हमारे पास कैपेसिटर है C1 C2 C3, इसके पॉजिटिव एंड को, सारे पॉजिटिव एंड को एक तरफ और सारे ही नेगेटिव एंड को दूसरे तरफ को हम ज्वाइन कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि वोल्टेज डिवाइड नहीं होके चार्ज डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो अप्लाई हुआ है इससे जो करंट फ्लो होगा 3 अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा, तो 3 अलग अलग चार्ज की क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर इसके चार्ज की क्वांटिटी को हम Q1 बोलें, इसकी चार्ज की क्वांटिटी को Q1 बोलें, दूसरे कैपेसिटर को Q2 बोलें और तीसरे कैपेसिटर को Q3 बोलें, सो इस हिसाब से टोटल चार्ज का भी एडिटिव नेचर होता है और चार्ज भी किस सम को फॉलो करती है, अलजेब्रिक सम को फॉलो करती है। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए। बहुत ईजी है। अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ से यहाँ था ना C इज इक्वल टू Q बाई V, यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV हो जाएगा। सो यहाँ पे CV इज इक्वल टू C1V, क्योंकि देखो वोल्टेज कॉमन है, अब यहाँ V1 V2 V3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 ही पॉइंट है, बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट है। उस वाले में A B C D 4 पॉइंट थे, तो A to B एक, B to C दूसरा और C to D तीसरा। यहाँ पे सिर्फ A और B है तो कॉमन पोटेंशियल होगा, कॉमन वोल्टेज होगा, बट C2V और प्लस C3V। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें से V कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V को कैंसिल कर दें तो फाइनल रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके पास कैपेसिटर हैं वो n टाइम तक से आप ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जस्ट रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। ठीक है, बिल्कुल इन्वर्स होता है, पर दोनों ही कॉम्बिनेशंस का ये फॉर्मूला निकालना और जानना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी नोट बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी, सो अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, चार्ज उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो जब हम चार्ज स्टोर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा कुछ वर्क डन किया जाता है चार्ज को स्टोर करने में। ठीक है, सो जो टोटल वर्क डन है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगने वाला है, जो पूरा मेहनत लगने वाला है, वही मेहनत, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है, जितना भी वर्क डन होता है उसको स्टोर कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। पहले भी मैंने बताया है इसके बारे में, जब पानी को नहर में काफ़ी ऊंचाई पे रोका जाता है तो रोकने के लिए जो मेहनत लगती है, वो सारी मेहनत और जो ऊंचाई पे रोका गया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो जब हम उस पानी को खोलते हैं तो जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है और बहुत ही तेज़ गति से वो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से धनुष और तीर का उदाहरण मैंने कई बार दिया, फिर एक बार बताता हूँ कि जैसे धनुष है एक, ठीक है, हमारे पास, और साथ साथ एक तीर है, तो तीर को हम पीछे खींचने में धागे से जितना मेहनत लगाते हैं उतना ज़्यादा मेहनत उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की उस धागे में स्टोर हो जाती है, और जब हम वो धागा छोड़ते हैं तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बना के वो क्या करता है, तीर को काफ़ी दूर भेजता है। ठीक है, जैसे हम पिस्टल का या बंदूक का ट्रिगर पीछे खींचते हैं, या फिर उसका जो सायरन, वो कैबिनेट ऊपर वाला है, उसको भी पीछे खींचते हैं, तो खींचने में जो फोर्स हमको लगता है वो उसके अंदर क्लिप में जब हम इसको खींचते हैं तो क्लिप ऐसे ऊपर हो जाती है और उस क्लिप में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लग जाता है। जब हम फायर करते हैं बटन प्रेस करके तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर इस गोली के ऊपर बंदूक के हिट करती है और वहाँ पे फायर लगता है, और फायर की वजह से ये गोली आगे निकल जाती है। तो जब भी किसी भी उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके के गैजेट में जब कोई वर्क डन लगता है और उस वर्क डन को डायरेक्टली कहीं यूज़ नहीं किया जाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द टोटल अमाउंट ऑफ
work done in charging a capacitor is stored between the plates in the form of electric potential energy। तो प्लेट्स के बीच में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है जितना वर्क डन हमको उसको चार्ज करने में लगता है। सो जनरली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए फार्मूला, तो फार्मूला u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c भी होता है, u इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर भी होता है। देखो q यानी चार्ज, c यानी कैपेसिटेंस, ठीक है, यहाँ c यानी कैपेसिटेंस, v यानी कि पोटेंशियल, यहाँ पे q यानी चार्ज और v यानी पोटेंशियल, ठीक है। सो ये तीन फार्मूले इसके जनरली हमेशा यूज़ में आते हैं और ये तीनों फार्मूले एक साथ अगर लिखे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी है तो इन तीनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो ये देख लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगा है और इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है सो ऐसे बच्चों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कीजिए जो नीट, जेई या फिर CUET या CUCET या फिर DU, BHU किसी भी प्रकार की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें कि फ़िज़िक्स का कोई भी थोड़ा भी रोल है, वहाँ पे ये सारे वीडियोज़ उनको बहुत मददगार साबित होंगे। कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी थैंकफुल होंगे और मेरे भी मेहनत का थोड़ा अप्रिशिएशन हो जाएगा। सो प्लीज़ hit the bell icon, subscribe the channel with pressing the red सब्सक्राइब बटन, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए, बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी या बेकार। अगर जानकारी में कोई भी कमी है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, अगली वीडियो में इसमें सुधार की पूरी कोशिश की जाएगी। सो इसी के साथ सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद, बाय बाय।